नमस्कार छात्रों, मैं बीरबल साहू गणित शिक्षण की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे गणित शिक्षण की कक्षा में इकाई पाठ्य योजना। इकाई पाठ्य योजना बनाते कैसे हैं, इकाई पाठ्य योजना होती क्या है, इसके विषय में आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने जो प्रीवियस क्लास हुई थी, जो लास्ट क्लास हुई थी, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास वार्षिकी योजना क्या होती है। थोड़ा सा उसके विषय में हमने चर्चा की थी कि वार्षिकी योजना क्या होती है। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि रूल जो कहता है, जो नियम कहता है, नियम आपके पास कहता है कि आप सबसे पहले वार्षिकी योजना बनाते हैं, उसके बाद आप इकाई योजना बनाते हैं, उसके बाद आप पाठ्य योजना बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे हम एक शिक्षक के नाते, है ना, वो एक नियम है तो सारे शिक्षक उसी प्रकार से बनाते हैं कि पहले एक वार्षिकी योजना तैयार करते हैं, उसके अनुसार फिर क्या करते हैं, इकाई योजना तैयार करते हैं, उसके बाद फिर वो पूरा पाठ्य योजना तैयार करते हैं कि डेली का मतलब दिन प्रतिदिन का, है ना, पाठ्य योजना तैयार करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक शिक्षक हूं तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक पाठ्य योजना बनाऊंगा, पाठ्य योजना के बाद मैं फिर इकाई योजना बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, वार्षिकी योजना बनाऊंगा। ये भाई हमारा अपना नियम है, हम किस प्रकार से बना सकते हैं। क्यों देखिए, मैं अपनी विचार बता रहा हूँ, मैं अपने विचार से आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं अगर एक पाठ के विषय में बताऊं तो उस पाठ में हमारे पास कितने वहां पे टॉपिक दिए गए हैं, उस टॉपिक पे मैं चर्चा करता हूं तो मुझे कितनी कक्षाएं लगेंगी एक क्लास में, मतलब एक अध्याय को खत्म करने में कितनी कक्षाएं लगेंगी, इस विषय पे पहले मैं एक पाठ्य योजना बनाऊंगा। तो अब उससे मुझे ये मालूम हो जाएगा कि एक अध्याय को खत्म करने में मुझे कितने दिन लग सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, इकाई योजना बनाता हूँ, क्योंकि एक इकाई में हमारे पास 3 से 4 या 2 से 3 अध्याय आते हैं। तो एक इकाई को खत्म करने में मुझे 3 या 4 दिन लग सकते हैं। इसके विषय में मैं जानकारी निकाल सकता हूं और इसके हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं कि वार्षिकी योजना बना सकता हूं। किंतु हमारा जो नियम कहता है, नियम हमारा कहता है कि सबसे पहले हम वार्षिकी योजना बनाते हैं और उस वार्षिकी योजना के बाद हम इकाई योजना बनाते हैं, उसके बाद हम पहले पाठ्य योजना बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब वार्षिक योजना जब आप तैयार करते हैं तो वार्षिक योजना में आपके पास अभी जितने भी आपके पास साल भर में आप जो एक साला में एक विद्यालय में जो या आपकी जो दिनचर्या रहेगी शिक्षण कार्य के साथ जो अन्य जो कार्य रहेंगे, अन्य गतिविधियां रहेंगी, उन सबको भी हम शामिल करके रखते हैं। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, इकाई योजना बनाते हैं कि हम एक इकाई को कितने दिन में खत्म करते हैं। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, पाठ्य योजना बनाते हैं कि एक अध्याय को हम कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले वार्षिक योजना बनती है और उसके बाद फिर इकाई योजना बनती है, उसके बाद फिर बनता है आपके पास पाठ्य योजना। ठीक है, तो देखिए इसी कड़ी में हम आज देखते हैं कि इकाई पाठ्य योजना कैसे बनती है। हम कह सकते हैं इकाई योजना, इकाई पाठ्य योजना छोड़िए, हम यहाँ पे कह सकते हैं इकाई योजना। क्या कहेंगे, इकाई योजना। पाठ्य को हटा दीजिए क्योंकि पाठ्य योजना सबके लिए आता है। ठीक है, तो इकाई योजना हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इकाई योजना होती क्या है, इकाई योजना होती क्या है, इसके विषय में हम देखेंगे। तो देखिए ये कहता है हर्बर्ट के अनुसार, है ना, इकाई योजना एक श्रेष्ठ हर्बर्ट का योजना है ना, श्रेय हर्बर्ट का को कहा जाता है ना। इकाई योजना का जनक जिसको कहते हैं, जनक नहीं कह सकते, मतलब इकाई योजना का निर्माण करने वाला श्रेय हर्बर्ट को जाता है ना। ठीक है, क्या कारण समझ में आ रहा है कि इकाई योजना बनाने की जो विधि है उसका श्रेय किसको जाता है, उसका श्रेय जाता है यहाँ पे हर्बर्ट को जाता है, श्री हर्बर्ट जी है उसको जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे बनाते हैं, देखिए कहता है कि एक विषय के अंतर्गत अनेक प्रकरण होते हैं किंतु वे उस विषय ज्ञान के, है ना, किंतु वे उस विषय ज्ञान के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र या विभाग के अंदर होते हैं जो उस विषय की इकाई कहलाती है। देखिए कहने का मतलब ये है कि एक विषय के अंतर्गत अनेक प्रकरण होते हैं। देखिए एक विषय के अंतर्गत जैसे हम विज्ञान ले लें या गणित ले लें, गणित के अंदर क्या होती है, बहुत सारे प्रकरण होते हैं। अब उस प्रकरण के अंदर क्या रहेंगे, है ना, उस प्रकरण में देखिए कि एक प्रकरण के अंदर और कुछ इकाइयां भी रहती है कि हम उस प्रकरण को कई इकाइयों में बांट के रखते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि हम गणित का विषय लेते हैं तो गणित में हमारे पास 2-3 होती हैं, है ना। हम कह सकते हैं यहाँ पे गणित के विषय में क्या कह सकते हैं, गणित के विषय में देखिए आप बता सकते हैं कि आपके पास क्या होता है, यहाँ पे एक होता है आपके पास बीजगणित, दूसरा आपके पास होता है ज्यामितीय गणित। ठीक है, और आपके पास तीसरा हो सकता है यहाँ पे अंक गणित। क्या हो सकता है, अंक गणित। तो देखिए बीज गणित में हमारे पास
कितनी इकाई आएंगी, इसमें कितने हो सकती हैं, कितनी इकाई आनी है। अगर हम मान लें यहाँ पे कि यहाँ पे हमको 2 इकाई मिली, इकाई कितनी हो सकती है, इकाइयों की संख्या, इकाई की संख्या, इकाई की संख्या कितनी संख्या यहाँ पे आपके पास 2। कहने का मतलब ये हो गया कि बीजगणित में अगर आपके पास 2 इकाई दी गई है तो उस इकाई में कितने अध्याय हैं। आप कह सकते हैं कि एक इकाई में, इकाई एक में अगर आपके पास कहते हैं तो कितने अध्याय हो सकते हैं यहाँ पे, 1, 2 या 3 अध्याय हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब इकाई योजना बनाना होता है सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर किसी प्रकरण को या किसी विषय को लिया जाए तो उस विषय में क्या होता है कि एक से ज्यादा प्रकरण होते हैं। अब उस प्रकरण को हमको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, किसमें, कि किस प्रकार से हम उसको बना सकते हैं, किस किस क्षेत्र में, किस किस विभाग में उसको हम बांट सकते हैं। देखिए जैसे हम विभाग बटा हुआ है, क्षेत्र बटा हुआ है। गणित के विषय में आप कह सकते हैं कि बीजगणित का अलग है, ज्यामिति का अलग होगा, अंकगणित का अलग होगा। तो इसमें क्या आएगी कि एक इकाई में कितने अपने पास अध्याय बनते हैं, है ना, एक इकाई में कितने अध्याय हमको यहाँ पे मिलेंगे, उस इकाई के तहत हम क्या बनाते हैं, उसका पाठ्य योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उसका हम पाठ्य योजना बनाते हैं, सॉरी इकाई योजना बनाते हैं। तो देखिए इसीलिए परिभाषा कहता है कि एक विषय के अंतर्गत अनेक प्रकरण होते हैं किंतु वे उस विषय ज्ञान की किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र या विभाग के अंदर होते हैं जो उस विषय की इकाई कहलाती है। मतलब एक विशेष क्षेत्र के अंदर। अब देखिए इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, बीजगणित के अंदर क्या दिया रहेगा, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण निकालना, है ना, और क्या कह सकते हैं आप, वर्ग समीकरण निकालना, समीकरण बनाना, ये सब किसमें आता है, ये सब बीजगणित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ज्यामिति के अंदर मैं बात करूं, ज्यामिति के अंदर क्या है, आपके पास रेखाखंड निकालना, है ना, उसके बाद आप कह सकते हैं इसमें किसी एरिया का, है ना, किसी क्षेत्र का हम क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना, है ना, लंबाई निकालना, चौड़ाई निकालना, ये सब किसमें आता है आपके पास, ज्यामिति के क्षेत्र में आता है। अब वहीं पे अगर हम अंकगणित की बात करें तो अंकगणित में क्या आ जाता है आपके पास, जो संख्याएं रहती है जिसका हम लोग गुणा भाग कर सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं, वो आता है आपके पास अंकगणित में। तो सभी का क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना, उसी को हम क्या कह देते हैं, वो कहलाती है आपके पास इकाई कहलाती है। किसी एक विभाग के अंतर्गत आता है या किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सभी विषय सभी में शामिल नहीं हो सकते, है ना। अब मैं यहाँ पे जो इकाई योजना के अंतर्गत पढ़ूं तो बीजगणित के सवाल को मैं यहाँ पे ज्यामिति में नहीं ला सकता, ज्यामिति के सवाल को मैं अंकगणित में नहीं ला सकता, वो अपने विभाग में ही रहेगा, अपने एरिया में ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कहलाता है, ये इकाई कहलाता है, इकाई योजना कहलाता है, ठीक है, इकाई कहलाता है। इकाई का तात्पर्य है ज्ञान अनुभूति के एकीकृत रूप से है। यह पाठ्य का वह संगठित अंश है जो ज्ञान के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र पर केंद्रित होता है। प्रत्येक इकाई की अपनी संरचना होती है जिसका ज्ञान होने पर उसे निहित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का परस्पर संबंध स्पष्ट हो जाता है। प्रायः इकाई को पाठ या विषय वस्तु अंश मान लिया जाता है, लेकिन इकाई का अर्थ इससे भिन्न होता है। इसका तात्पर्य ज्ञान अनुभवों के एकीकृत रूप से है, ऐसे अनुभव जो कि आपस में संबंधित हो तथा जिन्हें एक साथ पढ़ाया जा सके, शिक्षण इकाई के अंतर्गत आता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या बनाते हैं कि एक संरचना बनी होती है कि बीजगणित को हम बीजगणित के अंदर ही पढ़ा सकते हैं, है ना, ज्यामिति को ज्यामिति के अंदर ही पढ़ा सकते हैं और अंकगणित को हम अंकगणित के अंदर ही हम पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इसकी योजना तैयार की जाती है, पाठ्य योजना तैयार की जाती है कि हमको बीजगणित में क्या पढ़ाना है ना, ज्यामिति में क्या बताना है, अंकगणित में क्या बताना है। तो इसकी इकाई बना के हम रखते हैं अलग अलग कि हमारे पास क्या रहेगा कि बीजगणित में 2 इकाई आएंगे, ज्यामिति में 4 इकाई आएंगे या फिर अंकगणित में क्या आएगा हमारे पास 5 इकाई आएंगे। इस प्रकार से हमारे पास जो इकाइयां बनती है पूरा क्या बनता है, विषय वस्तु को तैयार करके देती है, ठीक है। देखिए कुछ परिभाषाएं दी गई है इसके अंतर्गत, क्या कहता है, देखिए सर मॉलिस के अनुसार कहता है इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण का व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है जिसे लिखने से व्यक्तित्व में सामंजस्य आता है। क्या कहता है, इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक
एवं महत्वपूर्ण अंग है जिसे लिखने से व्यक्तित्व में सामंजस्य आता है। ठीक है, ये परिभाषा है इसकी। आगे कहता है प्रेस्टॉन के अनुसार, है ना, प्रेस्टॉन के अनुसार है एक जैसी वस्तुओं का समूह जो कि अधिगमकर्ता द्वारा बोधागम्य हो इकाई कहलाती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। इस प्रकार से क्या होती है, इसकी बहुत सारी और परिभाषाएं होती है, मतलब एक सुनियोजित तरीका रहता है इकाई योजना बनाने का हमारे पास। ठीक है, कि हम एक विषय को जब पढ़ाएंगे या एक विषय में हम शामिल करेंगे तो उसके अंतर्गत उस क्षेत्र में कितने विषय आए, मतलब किस प्रकार के एरिया को, किस प्रकार के क्षेत्र को, किस प्रकार के भाग को हम उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसी प्रकार के जो कंटेन होंगे, है ना, उसी को हम क्या करते हैं, उसमें शामिल करते हैं। ठीक, देखिए अब इसी में कहता है आपके पास इकाई योजना की विशेषता दी गई है। कहता है इकाई योजना बनाने की विशेषता। ठीक है, इकाई योजना की विशेषता आप लिख सकते हैं विशेषता, विशेषताएं या विशेषता। ठीक है, विशेषताएं या फिर विशेषता। ठीक, ये कहता है यह योजना मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें छात्रों की रुचि, सम्मान, आवश्यकता आदि को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। जरूरी है, यह एक ऐसी योजना है, एक मनोवैज्ञानिक योजना होती है जिसमें छात्रों की रुचि भी रहती है, सम्मान रहता है, आवश्यकता आदि को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। क्या क्या वहां पे आवश्यक है, छात्रों की रुचि उस विषय में है कि नहीं, इन सब विषयों पे वहां पे विचार विमर्श किया जाता है। इसलिए कहा जाता है क्या है, एक मनोवैज्ञानिक योजना होती है। क्या होती है, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक योजना होती है। देखिए अगला कहता है फिर दूसरा नंबर, यह संपूर्ण पाठ्यक्रम तथा दैनिक पाठ को जोड़ने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी होती है ना, कड़ी होती है। क्या कहता है, यह संपूर्ण पाठ्यक्रम तथा दैनिक, संपूर्ण पाठ्यक्रम कहने का मतलब एक पूरा पाठ्यक्रम एक विषय के बारे में उसको, और जो दैनिक पाठ होता है, दैनिक पाठ कहने का मतलब जो हम डेली पढ़ाने वाले हैं, जो हम डेली पढ़ते या पढ़ाते हैं, उनको जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई, देखिए एक इकाई योजना हम बनाते हैं तो इकाई योजना में क्या रहेगा, अगर मुझे बीजगणित की बात करूं मैं, है ना, अलजेब्रिक पार्ट की बात करूं, तो अगर मुझे वर्ग समीकरण पढ़ाना हो तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वर्ग समीकरण के अंदर और क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं उन सब का मैं क्या बनाता हूँ, एक लाइन से योजना बनाता हूँ कि अगर मुझे मंडे अगर पढ़ाना है तो मंडे में व्यापक समीकरण पढ़ाऊंगा, उसके बाद जब आगे मंगलवार को पढ़ाना हो, ट्यूसडे पढ़ाना हो, तो मैं फिर क्या पढ़ाऊंगा उसमें, कि उसके फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। इस प्रकार से क्या होता है, जो डेली का पाठ योजना होता है, दैनिक पाठ योजना होती है, उसको वहां पे सम्मिलित किया जाता है। तो इन सबको मिला के क्या बनता है, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम रहता है और जो दैनिक पाठ्यक्रम रहता है, इन सबको एक साथ मिलाकर बनाया जाता है इकाई योजना। इसलिए कहते हैं कि दोनों महत्वपूर्ण कड़ी होती है, एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण कड़ी होती है करके। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है यह दैनिक शिक्षण के आधार प्रदान करती है। कहते हैं यह दैनिक शिक्षण को, मतलब जो डेली शिक्षण की विधियां होती है उसको क्या होती है, आधार प्रदान करती है। कैसे आधार प्रदान करती है, जब हम इकाई योजना बनाते हैं उसी के आधार पर हम क्या बनाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं कि हम जो हमारे जो डेली की जो पढ़ाई रहती है, हम डेली कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, वो हम जो दिन रहता है, जो दिन रहती है उसको हम निर्धारित कर सकते हैं कि मंगलवार को हम ये पढ़ाएंगे, बुधवार को ये पढ़ाएंगे, टॉपिक को हम डिसाइड करके रख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यह दैनिक शिक्षण के आधार पर वो आधार प्रदान करती है। आगे कहता है इकाई योजना विषय वस्तु को संगठित करने में विशेष सहायता होती है। ठीक है, क्या होती है इकाई योजना, विषय वस्तु को क्या करती है, एकत्रित करने में सहायक होती है। एकत्रित करने में कहने का मतलब, देखिए अगर मैं वर्ग समीकरण पढ़ाऊंगा, है ना, या फिर मैं कह दूं कि बीजगणित मुझे पढ़ाना है, तो बीजगणित में सबसे पहले क्या आएगा कि देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर उसमें शामिल होता है, कौन कौन सा अध्याय उसमें आता है। तो उसमें आता है समीकरण, आता है वर्ग समीकरण, आता है ना, फिर आता है वहां पे आप बता सकते हैं बहुपद आते हैं, समीकरण में बहुपद आते हैं। तो ये सब किस में आता है आपके पास, सबके सब
बीजगणित में आ जाता है, अलजेब्रिक पार्ट में आता है, इन सबको हम वहाँ पे शामिल कर सकते हैं। किसमें? अलजेब्रिक पार्ट में सबको शामिल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि इकाई योजना विषय वस्तु को संगठित करने में विशेष सहायता होती है। सबको इकट्ठा करते हैं, सारे टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक दिए हैं, जितने भी अध्याय दिए हैं, उन सबको क्या करते हैं? एक जगह एकत्रित करते हैं। उसके हिसाब से हम उसको एक बड़ा सा नाम देते हैं। कैसा बड़ा सा नाम देंगे कि हाँ ये बीजगणित का पार्ट है, अलजेब्रिक पार्ट है। फिर वो क्या बन गया? एक पूरा पूरा इकाई बन जाता है हमारे पास। पूरा पूरा क्या बनेगा? एक इकाई बन जाएगा। और एक इकाई बनने के बाद हम क्या करते हैं? उसको हम पाठ्य योजना रेडी कर सकते हैं कि हमको मंडे क्या पढ़ाना है, ट्यूसडे क्या पढ़ाना है, वेडनेसडे क्या पढ़ाना है। हम इस प्रकार से उसको हम निर्धारित कर सकते हैं, है ना। और उसकी समय सीमा भी हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, आगे फिर कहता है कि इसमें शिक्षण की सभी उद्देश्य की प्राप्ति किया जाना संभव होता है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं? शिक्षण की जितनी भी उद्देश्य रहती है, जो भी हम उद्देश्य बना के चलते हैं शिक्षण के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है, संभव होती है ना, कि प्राप्ति की जा सके। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ 100%, है ना, 100% यहाँ पे हम उसमें जो हमारा उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वहां पे उद्देश्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं। संभावनाएं होती है कि जिस उद्देश्य से हम वहां पे शिक्षण कार्य कर रहे हैं या उस विषय को पढ़ा रहे हैं, उसकी प्राप्ति हमको हो जाए, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, इसकी संभावना बराबर बनी रहती है। ठीक है, फिर अगला कहता है वहां पे कि इसमें विभिन्न विधियों का उपयोग संभव होता है। ठीक है, तो इकाई विधि में हम क्या कर सकते हैं? इकाई योजना में क्या कर सकते हैं? जितनी भी हमारे पास शिक्षण की विधि होती है, योजनाएं होती हैं, उन सब को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। अब वो विधि वहां पे कारागार सिद्ध होगी या नहीं होगी, ये निर्भर करते हैं हमारे शिक्षण विधि पर, हमारे शिक्षण कार्य पर। ठीक है, अब देखिए इसी में कहता है इकाई योजना के उद्देश्य क्या रहेंगे, है ना। इकाई योजना के उद्देश्य के बारे में देखते हैं कि इकाई योजना के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। इकाई योजना के उद्देश्य, इकाई योजना के उद्देश्य, तो कहता है ये उद्देश्य में पहला, दैनिक पाठ्य योजना के लिए सुनियोजित आधार प्रस्तुत करना। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत सारे दिए हैं छात्र, जिसको हम क्या करते हैं? आपको पढ़ के बताते हैं। ठीक है, जैसे समझा रहे हैं समझाते हैं आपको। ठीक है, ये कहता है दैनिक पाठ्य योजना के लिए सुनियोजित आधार प्रस्तुत करना। ये कहता है इसका जो उद्देश्य रहता है, पहला उद्देश्य होता है कि जो दैनिक पाठ्य योजना है ना, डेली जो टीचिंग के लिए हम डायरी बनाते हैं, है ना, या डेली जो पढ़ाने के लिए हम जो टॉपिक देते हैं, उसके लिए क्या बनता है? आधार बनता है, एक सुनियोजित तरीका बताता है कि अगर मैं यहाँ से इकाई स्टार्ट करूँ, है ना, अगर इकाई पहला अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो किस अध्याय से मैं शुरू करूंगा और उस अध्याय से मैं किस टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, कौन सी जो टॉपिक है उससे मैं स्टार्ट करूंगा, शुरू करूंगा उनको पढ़ाना। तो इसीलिए कहा जाता है कि दैनिक पाठ्य योजना के लिए क्या होता है? ये सुनियोजित आधार प्रस्तुत करता है। ठीक, दूसरा कहता है उप इकाइयों की समाप्ति पर विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन करना। अब देखिए ये क्या होता है? जैसे उप इकाई कहते हैं, इकाई के अंदर जो अध्याय रहते हैं उसी को हम कह सकते हैं उप इकाई, है ना। उप इकाई जो किया गया है ना, यूनिट का जो सब यूनिट होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया है इकाई, उस इकाई के अंदर जो अध्याय रहते हैं, जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, जिस अध्याय को पढ़ा रहे हैं, वो अध्याय क्या कहला सकता है? वो अध्याय कहला सकता है उस यूनिट का सब यूनिट कहला सकता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास एक इकाई क्या हो गया, अगर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, हमारा इकाई है, ये कहता है इकाई 1, इकाई 1 में हमने पढ़ाया पहला, है ना, अध्याय एक। तो अध्याय 1 को जब हमने पढ़ाया इकाई 1 में, अध्याय 1 को जब हमने पढ़ा लिया, कंप्लीट कर लिया, तब हम क्या लेते हैं? यहाँ पे मूल्यांकन करना होता है कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा, कितना समझ आया उनको, इनका हमको मूल्यांकन करना होता है। तो हम क्या करते हैं? हम इस अध्याय का लास्ट में क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? यहाँ पे टेस्ट लिया जा सकता है, टेस्ट, है ना, 1। ठीक है, टेस्ट 2। ये इस टाइप से हम 2 टेस्ट लेकर या 3 टेस्ट लेकर
हम उस अध्याय के बारे में, जैसे हम अध्याय में कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण, ये हमारा अध्याय है, अध्याय 1 वर्ग समीकरण। तो जब हम अध्याय 1 में वर्ग समीकरण को कंप्लीट कर लेते हैं, जब ये पूरा हो जाता है, तब हम उसमें क्या लेते हैं, यहाँ पे हम टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, जांच परीक्षा जिसको हम कहते हैं, वो हम ले सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि उनको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया, हमने जो पढ़ाया वो उद्देश्य कहाँ तक, उस उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई और कहाँ तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। ठीक है, आगे फिर क्या है, देखिए, पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार संगठित करना। ठीक है, जो पाठ्य सामग्री रहती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो विद्यार्थी दिए हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार उसको हम क्या कर सकते हैं, संगठित कर सकते हैं। उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार क्या कर सकते हैं, संगठित कर सकते हैं। उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसको हम संगठित कर सकते हैं, उसको एकत्रित कर सकते हैं छात्र। ठीक है, आगे फिर कहता है कि पाठ्य सामग्री को सरल एवं व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करना। देखिए, इकाई योजना के साथ हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास पाठ्य योजना रहती है उस पाठ्य योजना को, है ना, उस पाठ्य योजना को हम क्या कर सकते हैं, सरल बना सकते हैं, है ना, और व्यवहारिक बना सकते हैं। मतलब हमारे समझाने का जो तरीका रहेगा और जो पढ़ाने का तरीका रहेगा छात्र, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सरल विधि के रूप में क्या कर सकते हैं, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और व्यवहारिक जीवन से हम उसको जोड़कर बता सकते हैं। ठीक है, व्यवहारिक जीवन से हम उसको जोड़कर बता सकते हैं। ठीक है, अगला कहता है किसी एक समस्या या विचार पर आधारित विषय वस्तु को विभिन्न घटकों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि किसी एक समस्या को, किसी एक टॉपिक को हम क्या कर सकते हैं, या कुछ एक विचार को क्या कर सकते हैं, समझने और समझाने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए उसको अलग अलग भागों में, है ना, बांट सकते हैं, है ना, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे हमने कहा आपको वर्ग समीकरण, तो वर्ग समीकरण क्या होता है, तो वर्ग समीकरण में हम उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, बता सकते हैं कि वर्ग समीकरण में कितने प्रकार हैं और किस किस प्रकार से वर्ग समीकरण के सवालों को हल किया जा सकता है। ठीक है, आगे फिर कहता है छात्रों को ज्ञान अर्जन के लिए अभिप्रेरित करना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, छात्रों को मोटिवेट कर सकते हैं। जो विद्यार्थी रहते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, किसके लिए, कि उस विषय के प्रति, उस टॉपिक के प्रति क्या कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसमें मोटिवेशन हम ला सकते हैं। कि आपको अगर गणित पढ़ना है तो गणित में पहले आप वर्ग समीकरण पढ़ेंगे, तो वर्ग समीकरण को समझने के लिए हमको क्या क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं कि ये कैसे समझ में आना चाहिए और कैसे उसको समझना चाहिए। ठीक है, अगला कहता है कि यहाँ से कि पाठ्य वस्तु का इकाइयों के आधार पर उद्देश्य, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, मूल्यांकन तथा गृह कार्य निर्धारित करना। पाठ्य वस्तु का क्या करना है, इकाइयों के आधार पर क्या करते हैं, उसका उद्देश्य निर्धारित करते हैं, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, मूल्यांकन तथा गृह कार्य निर्धारित किया जा सकता है। किसके हिसाब से, पाठ्य वस्तु का इकाइयों के आधार पर, है ना, जो पाठ्य वस्तु दी रहती है उसका इकाइयों के आधार पर हम क्या निर्धारित कर सकते हैं, उसका उद्देश्य बता सकते हैं, है ना, उसकी शिक्षण विधि बता सकते हैं, सहायक सामग्री क्या क्या लगती है इसके विषय बता सकते हैं, मूल्यांकन तथा गृह कार्य को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, कि उसमें सहायक सामग्री क्या क्या उपयोग की जा सकती है, तथा सहायक सामग्री क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, शिक्षण विधि कौन सा लगा सकते हैं, उसका मूल्यांकन कैसे करना है, गृह कार्य मतलब जो होमवर्क देते हैं वो किस प्रकार से देना है और किस टाइप के सवालों को हम वहां पे दे सकते हैं, इसका भी निर्धारण हम किसमें कर सकते हैं, इस इकाई योजना के उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। ठीक है छात्र, ठीक है, अब देखिए इसी में दिया आपके पास आगे इकाई योजना के सोपान दिए गए हैं। क्या कहता है यहाँ पे आगे, फिर इकाई योजना के सोपान, क्या कहेगा आपको, इकाई योजना के सोपान। तो क्या कहता है छात्र यहाँ पे, इकाई योजना के सोपान में आता है सामान्य उद्देश्य का चयन, है ना, सोपान में आपके पास आएगा सामान्य उद्देश्य का चयन, पहला दूसरा आपको कहता है खंडों का चयन,
तीसरा आपको कहता है खंडों का विकास, खंडों का विकास। चौथा आपको कहता है प्रस्तावना। पांचवा आपको कहता है व्यक्तित्व भिन्नताओं की व्यवस्था। व्यक्तित्व भिन्नताओं की आवश्यकता। आवश्यकता। छठवा आपके पास दिया है मापन। क्या दिया है? मापन। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसके सोपान होते हैं। कहता है देखिए पहला सामान्य उद्देश्य का चयन। सामान्य उद्देश्य का चयन मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके एक अध्यापक क्या करता है, उसके प्रकृति के अनुसार, उसके क्षेत्र के अनुसार, अगर प्रकृति उसके क्षेत्र को स्पष्ट करके क्या करता है, सबसे पहले उसके उद्देश्य का चयन करता है। ठीक है, जो भी विषय वस्तु लेते हैं उसकी प्रकृति है ना, और जो उसकी जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसको स्पष्ट रूप से जान लेता है। उसके बाद क्या है, उसके उद्देश्य का निर्धारण करता है। ठीक, अगला कहता है खंडों का चयन। खंडों का चयन कहने का मतलब किसी विषय वस्तु की महत्वपूर्ण इकाई के आधार पर खंडों का चयन किया जा सकता है। खंड क्रमबद्ध होते हैं। ठीक, खंडों का चयन मतलब यह हो सकता है किसी भी इकाई को क्या खंड में अलग अलग खंडों में बांट सकते हैं और उसको हम उसकी विशेषता के अनुसार क्या है, उसको निर्धारित कर सकते हैं, क्रम दे सकते हैं। ठीक, फिर कहते हैं खंडों का विकास। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, खंडों का विकास दिया गया है तो हम उसकी प्रकृति दी गई है ना, उसका क्षेत्र दिया गया है, उसका उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, खंडों का विकास कर सकते हैं। ठीक, आगे फिर कहता है प्रस्तावना। अब सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना में क्या दिया जाता है कि किसी विषय वस्तु को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले उस विषय वस्तु के बारे में पूर्वाभास या पूर्व ज्ञान होना चाहिए। पहले उसका ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए। वो निर्धारित करना आवश्यक होता है कि हम जिस विषय वस्तु को ले रहे हैं उसके बारे में वो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, थोड़ा बहुत उसको जानकारी उसके विषय में होनी चाहिए। इस प्रकार से हम विषय वस्तु का चयन करते हैं। ठीक है, अब मापन जो दिया है छात्र है ना, मापन जो दिया है, मापन को आप समझते हो क्या कहते हैं इसमें, फिर से वही उसके जो पढ़ाए हैं और उसके अनुसार जो विधि बनेगी उसी के अनुसार क्या करते हैं, इसका हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपके पास पाठ्य योजना के लिए। ठीक है, इसके और बहुत सारे दिए हैं, इसके प्रारूप भी दिए गए हैं, लेकिन आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके विषय में, इसके प्रारूप कैसे होते हैं और इकाई योजना का प्रारूप बनता कैसे है। ठीक है, धन्यवाद।